प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक खत्म हो गई है। अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन विषय पर चर्चा हुई है। अद्यतन प्रगति के संबंध में सीएम ने समीक्षा बैठक की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में शामिल रहे हैं। योगी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन विषय से बड़ी खबर आपको बताते चले आपको कि अद्यतन प्रगति को लेकर सीएम ने समीक्षा की है। इस बैठक के दौरान बताते चले आपको कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। डिप्टी सीएम के अलावा योगी सरकार के जो सभी कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये बैठक खत्म हो चुका है। बताते चले आपको तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हालांकि जो ये बैठक है वो समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। योगी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने इस बैठक में शिरकत की है। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में इस बैठक को आयोजित किया गया है। अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन विषय पर चर्चा हुई है, मंथन किया गया है। अद्यतन प्रगति को लेकर सीएम ने समीक्षा की है इस बैठक के दौरान। इस बैठक में बताते चले कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के आपको बताते चले कि नामांकन का जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बताते चले कि बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जबकि सपा की ओर से कई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। 25 अक्टूबर तक दाखिले किए जाएंगे। 13 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया है। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह कि बीजेपी की ओर से अभी भी 9 सीटों पर किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है, जबकि सपा की ओर से कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। तो लखनऊ से आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। बताते चले आपको कि 13 नवंबर को मतदान प्रक्रिया होगी, जिसके बाद 23 नवंबर को रिजल्ट भी जारी हो जाएंगे, चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बताते चले आपको कि बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। 25 अक्टूबर तक दाखिले किए जा सकेंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि 13 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग की ओर से समय जारी कर दिया गया है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। एक जो सीट है मिल्कीपुर, उस पर चुनाव नहीं होगा क्योंकि जो मामला है वो कोर्ट में लंबित है, जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन की ओर से इस सीट पर ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जो बाकी के 9 सीट पर है उस पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। सभी पार्टियां दमखम झोंक रही हैं, लेकिन खबर ये कि अभी भी बीजेपी की ओर से किसी भी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। मैनपुरी से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, करहल विधानसभा सीट के लिए नामांकन शुरू हो गया है। 18 से 25 तारीख तक लगातार नामांकन जारी किए जाएंगे। 21 अक्टूबर को नामांकन कर सकते हैं सपा प्रत्याशी। तेज प्रताप यादव को सपा ने उम्मीदवार बनाया है करहल सीट से। आपको बताते चले कि इससे पहले की करहल सीट पर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव यहां से विधानसभा सीट जीत करके गए थे, लेकिन जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, करहल, आपको बता दें कि करहल विधानसभा का जो सीट है वो खाली हो चुका है, क्योंकि वहां से आपको बताते चले कि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव चुन करके लोकसभा पहुंच चुके हैं
और लेकिन बताते चले कि तेज प्रताप यादव को सपा ने उम्मीदवार बनाया है। 53 मजिस्ट्रेट की देखरेख में ये चुनाव संपन्न कराया जाएगा। 9 जोनल और 44 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। तो मैनपुरी से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। करहल विधानसभा सीट के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 18 से 25 तारीख तक ये नामांकन चलता रहेगा। 21 अक्टूबर को नामांकन सपा प्रत्याशी कर सकते हैं। सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव को सपा ने उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले कि यहां से विधानसभा सीट को जीत करके अखिलेश यादव गए थे, लेकिन अब लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद, सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई है, जिसके बाद तेज प्रताप यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। कुंभ में इस बार श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए बेहतर यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए पाटन पुल का निर्माण किया जाएगा, जिससे छिवकी और नैनी रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले श्रद्धालुओं को मेले में पहुंचने के लिए आसानी होगी। महाकुंभ 2025 को लेकर करीब 2,80,000 स्क्वायर फीट में ये रिजर्व पुलिस लाइन बसाई गई है। बता दें, ये लाल सड़क पर रिजर्व पुलिस लाइन बनाई गई है, जिसमें खास सुविधाएं हैं, जहां वाटर प्रूफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए पंडाल लगाए गए हैं, तो जवानों के लिए रहने की भी खास सुविधा की गई है। यहाँ पर फैन है और आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी तरह से हाईटेक यहाँ पर रूम बनाए गए हैं। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी आ रहे हैं उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था की जा रही है और यहाँ पर ही वे रहेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें, कल से ट्रेनिंग भी शुरू होगी और यहाँ पर पूरी सुविधाएं रिजर्व पुलिस लाइन में दी गई है और शुरुआत हो चुकी है। और ऐसे में यहाँ हाईटेक व्यवस्थाएं हैं। और क्या पूरी व्यवस्थाएं हैं, हम इस पर कुंभ मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी जी से बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। जहां इस बार हाईटेक रिजर्व पुलिस लाइन बनाई गई है कुंभ में, और हम बात करेंगे, हमारे साथ महाकुंभ मेला एसएसपी हैं राजेश द्विवेदी जी। सर, इस बार किस तरह से हाईटेक ये पूरा बनाया गया है? हैंगिंग साउंड है, वाटर प्रूफ टर्न, क्या कुछ खास व्यवस्थाएं इस बार रही पुलिस में? ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इस समय, ये लगभग 1000 लोगों को ट्रेनिंग देने का जर्मन हैंगर है, जिसमें ये इंश्योर किया गया है कि अकूस्टिक्स अच्छे हों। जैसा आप देख रहे हैं, मंच की हाइट, जो हमारा प्रोजेक्शन है, स्क्रीन है, इस सब की क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी, एसी लगे हैं, कूलर्स लगेंगे, लाइट की व्यवस्था रहेगी, ताकि जो हम ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं वो सभी को अच्छे से ट्रेनिंग मिल जाए। इसके अतिरिक्त जो हमारी चारों तरफ हमारा पुलिस बल रहेगा इस पुलिस लाइन में, सभी टेंट्स में हमने इंश्योर किया है कि वो वाटर प्रूफ रहे, ताकि अगर बारिश होती है तो हमारे जवान वो भीगने नहीं पाएँ। इवन हमने ये भी इंश्योर किया है कि सभी जो जितने भी फर्श हैं सबको प्लाईवुड लगाया जाए, ताकि कहीं से भी कोई गीलापन नीचे से ना आए, साथ ही चलने में कहीं उबड़ खाबड़ न फील हो। इसी प्रकार जो सैनिटेशन है, जो वॉशरूम्स हैं, जो मेस हैं, सभी हमने उच्च क्वालिटी का इंश्योर किया है इस बार, ताकि सभी लोग मोटिवेट होकर अच्छे से काम करें। जो इस बार टेंट है, संकल्प, ये पंडाल है जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें साउंड सिस्टम है और किस तरह से इसमें लगे गए हैं, प्लाज्मा लगाए गए हैं कि जिससे जवानों को अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके। और साथ ही जो यहाँ पर रूम बनाए गए हैं जवानों के लिए, उसमें जो व्यवस्थाएं की गई, कितने रूम्स बनाए गए हैं और कितने जवान यहाँ पर रहेंगे? जो जैसा मैंने आपको बताया, हमारे ट्रेनिंग हॉल में बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्टर है। इसी प्रकार जो स्क्रीन है हमारा, प्लाज्मा क्या, उससे हायर एलईडी स्क्रीन है, ताकि जो दूर बैठे हैं टेंट के एंड में भी हैं उनको साफ साफ दिखाई दे। पीछे वालों के लिए हम लोगों ने जगह जगह पे बीच में भी और एलईडी टीवीज़ दे रखे हैं, ताकि वो साफ साफ समझ पाएँ, जो बोला जा रहा है उसको स्क्रीन पर देख भी पाएँ। जो हमारे टेंट्स लगे हुए हैं, बैरक्स बने हुए हैं, वो लगभग 1600 की कैपेसिटी जवानों के, अधिकारियों के लिए रहने के लिए बनाया गया है। इसी प्रकार के हमारे 2 और पुलिस लाइन्स बनेंगी झूसी में और अरैल में, और इतनी ही संख्या उसमें भी रहेगी। देखिए, जिस तरह से और 2 रिजर्व पुलिस लाइन बनेगी, जो झूसी और अरैल बनेगी, हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ करीब 1600 की कैपेसिटी होगी। यहाँ पर ये जवानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर हायर क्वालिटी की एलईडी प्लाज्मा भी लगाया गया है, जिससे डायरेक्ट जवान सारे इंस्ट्रक्शन को नोट कर पाएंगे। और जो यहाँ पर जवानों के रहने के लिए बैरक बनाए गए हैं, उसमें भी खास सुविधाएं दी गई है कि उन्हें वाटर प्रूफ, बरसात में परेशानी ना हो, और नीचे प्लाई लगाई गई है जिससे उन्हें रहने में, सोने में समस्या ना हो। सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये हाईटेक रिजर्व पुलिस लाइन महाकुंभ 2025 के लिए बनाई गई है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयाग।
इसी बीच एक बड़ी जानकारी बहराइच से मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बहराइच से बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों की पेशी हुई है। सीजीएम के आवास पर आरोपियों को पेश किया गया है। कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हिंसा के मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। आपको बताते चले कि कल भी 2 आरोपियों को पुलिस ने काबू किया था मुठभेड़ के दौरान। हालांकि आरोपियों को गोली लगी थी। इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, लेकिन खबर अब मिल रही है कि सीजेएम कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया है, जिसके बाद से न्यायिक हिरासत में जाने के बाद आपको बताते चले कि पूछताछ के लिए न्यायिक हिरासत के बाद सीजेएम की ओर से कुछ दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं बहराइच के महाराजगंज की मस्जिदों में जुमे की नमाज नहीं पढ़ी गई है। दरअसल कोई भी व्यक्ति नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में आया ही नहीं। बता दें कि हिंसा प्रभावित क्षेत्र की हेलीकॉप्टर से लगातार निगरानी की जा रही है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिवाकर पांडे बहराइच से जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि आज जुमे की नमाज को भी अदा नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं गया है, और इससे पहले कि सीजीएम कोर्ट में जिस तरह से पेश किया गया है आरोपियों को और न्यायिक हिरासत में कुछ दिनों के लिए भेज दिया गया है। देखिए खुशबू, जैसा कि तस्वीरों में दर्शक देख रहे हैं कि आज जो है वो जो जिन 5 आरोपियों को कल गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 2 लोगों को पैर में गोली लगी थी, आज सुबह उनको अदालत में पेश किया गया और पेश करने के बाद उनको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और 14 दिन के न्यायिक हिरासत के बाद पुलिस अब उन्हें जो है रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी, उन्हें पूछताछ के लिए लेने का प्रयास करेगी। अब बाकी आज मैं पूरा दिन सुबह से ही लगातार मैं इसी के महाराजगंज कस्बे में हूँ जहाँ पर यह घटना हुई है। आज सुबह से यहाँ पर पुलिस फोर्स काफी डिप्लॉयड है। यहाँ पर लगातार पीएससी मार्च कर रही है, कमांडो यहाँ पर मार्च कर रहे हैं। पूरा इलाका हालांकि पूरी तरीके से यहाँ शांति है, लेकिन जो महाराजगंज की मुख्य मस्जिद है न तो आज उसमें दोपहर में अजान हुई, न तो यहाँ पर कोई भी जो है नमाज पढ़ने के लिए आया। पूरी तरीके से मस्जिद एकदम खाली है। आसपास की जो गलियां हैं वो भी पूरी तरीके से खाली हैं। हालांकि जो घटना स्थल है उससे 200 मीटर दूरी पर 2-3 दुकानें खुली हुई थी, वहां पर कुछ लोग चहलकदमी करते हुए नजर आए, लेकिन बाकी पूरे इलाके में शांति है। कहीं से अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं है। लेकिन अगर हम महाराजगंज कस्बे की बात करें तो वहां भी पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। दिवाकर, आज लगातार ये भी देखा गया है कि जुमे की नमाज को भी अदा नहीं किया गया है। लगातार पैनी नजर है पुलिस प्रशासन की ओर से। किस तरह की वहां पर कड़ा पहरा है, पहल किस तरह की जा रही है सरकार की ओर से? देखिए फिलहाल सरकार की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि लगातार लोग शांति बनाए रखें और अपने जो है अपनी दुकान खोलें और जो है वो आम जनजीवन पूरी तरीके से बहाल हो। आज जिस तरीके से 3-4 दुकानें खुली हुई, उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले समय में कल परसों तक हालात पूरी तरीके से सामान्य होंगे, बाजार खुलेंगे और लोगों की चहलकदमी भी होगी। हालांकि जो स्थानीय स्कूल है महाराजगंज कस्बे के वो भी बंद है, आज तक नहीं खोले गए। आज बैंक भी बंद थे, लगभग सारी चीजें आज बंद थी। और क्योंकि आज जुमे की नमाज थी तो उसको लेकर के अतिरिक्त सुरक्षा बल भी आज तैनात किया गया था, लगातार पहरा भी था। आज दोपहर में जो है वो महाराजगंज के ऊपर हेलीकॉप्टर भी दिखा। इससे माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से भी लगातार निगरानी की जा रही थी। लेकिन कुल मिलाकर के हालात तो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी पुलिस फोर्स काफी डिप्लॉयड किया गया है। पूरी तरीके से हालात सामान्य होने में अभी कुछ समय लगेगा। जी बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चले कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कोई भी अनहोनी अब न घट पाए, क्योंकि मस्जिदों में आज जुमे की नमाज भी अदा नहीं की गई है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, पैनी नजर बनाने के लिए भी हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी की जा रही है। प्रदेश में इन दिनों लगातार खाने में आपत्तिजनक मिलावट की खबरें सामने आ रही हैं। अब खाने पीने की चीजों में थूकने और फर्जी नाम से बेचने वालों पर योगी सरकार नकेल कसने जा रही है। बताते चले आपको कि राज्य सरकार इसके लिए सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि इस तरह की हरकतों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। इस तरह से हमारे देश में कई सारे वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं कि कहीं कहीं पर फूड स्टॉल्स पे या खाने पीने की जगहों पर लोग मिलावट कर देते हैं, कभी थूक मिला देते हैं, कभी अपना मूत्र तक मिलाने की जो है वीडियो वायरल हुई है। और इस तरह की वीडियो जो है लोगों के दिल में बाहर खाने पीने को लेकर एक भय बना दी है, डर पैदा कर दिया है। अब लोग बाहर खाने पीने में 10 बार सोचने लगे हैं। लेकिन इस तरह से जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रही है, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस
खिलवाड़ को आप क्या कहेंगे? सोचने वाली बात है। और इस खिलवाड़ को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए अब यूपी सरकार ने एक कदम उठाया है। योगी जी ने एक ऐलान किया है, थूक जिहाद के तहत उन्होंने सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है। और इस कानून के ऐलान के बाद जनता उनके इस फैसले से कितना सहमत है, ये जानने के लिए आज हम जनता के बीच मौजूद हैं। तो मैम, जिस तरह से थूक जिहाद के लिए योगी सरकार ने ये ऐलान किया है कि उस पर सख्त कानून बनाए जाएंगे, तो आप इसका समर्थन कितना करते हैं? मैं 100% इस चीज का समर्थन करती हूँ। जब हम कहीं कुछ खाने जाते हैं तो हम बेसिकली अपना मूड चेंज करने जाते हैं, और जब आपको ये पता चले कि उसमें थूक, पेशाब, जो भी शब्द आप यूज कर रहे हैं वो मिलाया गया है, तो आप सोचो कितनी घिन आएगी आपको, आपके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है ये सारी चीजें। तो आपका राइट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि, मतलब आपको लगता नहीं आपका राइट है ये पूछने का कि सामने वाला कौन है, क्या उसकी आइडेंटिटी है। बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं आइडेंटिटी की, तो उसकी क्या आइडेंटिटी है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, ये पूछने का मेरा राइट है। और जिसके ऊपर योगी सरकार ये प्रस्ताव ला रही है, बिल ला रही है, या जो भी वो कानून बना रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, अगर मैं आपके होटल में खाना खाने आई हूँ तो मेरा पूछने का राइट है कि आप कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो। मैं यहाँ जात पात की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक आइडेंटिटी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ। इसी को लेकर मैम आपसे मेरा ये सवाल है कि थूक जिहाद के पहले योगी सरकार ने एक ऐलान और भी किया था कि जितने भी भारत के रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी ढाबे हैं, उन पर जो उनके मालिक हैं उनका नाम होना चाहिए, सभी जो कर्मचारी हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो इस तरह की बात जो उठी थी उस पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने फिलहाल जो है रोक लगा दी थी, लेकिन फिर से थूक जिहाद का मामला सामने आया है। तो आप कितना समर्थन करती हैं योगी सरकार के इस ऐलान को? जी देखिए, पहले आया था लव जिहाद, फिर आया था लैंड जिहाद, फिर अब थूक जिहाद। तो ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और पिछले कई सालों से देखिए, आज की बात नहीं है ये, जब से योगी सरकार आई है, जब से मोदी जी नेतृत्व में काम भारत के अंदर कर रहे हैं, तब से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही हैं। कोई शादी लगा लीजिए, कोई भगवान जी का प्रसाद लगा लीजिए, कहीं खाने जाते हैं बाहर, बहुत वीडियो लोगों ने वायरल की है। तो कुल मिला के अगर आप इस चीज के लिए सभी लोग बोलेंगे कि ये बहुत गलत चीज है, देश के अंदर किसी भी धर्म विशेष संप्रदाय की बात नहीं है, यहाँ पे एक ये बहुत ही गलत चीज है। और अगर इसके ऊपर कानून बनाए जाएंगे जहाँ सभी लोग इसका मिलके संगठित रूप में समर्थन करेंगे, तो ये कानून पास हो पाएंगे और तभी इस पे रोकथाम होगी। और तभी ऐसे लोगों को जब सजा मिलेगी कानून तहत, उन्हें पता चलेगा कि ये सब चीजें देश के अंदर गलत है और इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। और ये मोदी जी के नेतृत्व में ये चीजें होंगी, और इसके लिए पूरा भारत ही आज संघर्ष कर रहा है। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? थूक जिहाद पर कानून बनना चाहिए? मैम बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे योगी जी इस पे कानून बना रहे हैं। योगी यूपी में ही नहीं, उत्तराखंड में भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा वो हो रहा है। इस समय में देहरादून वगैरह में सारी चेकिंग होटलों की करी जा रही है। हर जगह उस बंदे का जो बनाने वाला खाना है उसका आई कार्ड देखा जा रहा है। जितने भी लोग हैं सब कुछ उनकी चेकिंग करी जा रही है और उसके ऊपर काफी एक्शन लिए जा रहे हैं। तो थूक जिहाद को लेकर जो ऐलान किया गया है कि सख्त कानून बनाए जाएंगे, इस पर हमने जनता की राय जानी और सबसे ज्यादा महिलाओं की राय जानी। तो आपको बता दें कि सभी का कहना है कि थूक जिहाद पर सख्त कानून बनने चाहिए, क्योंकि हमें कोई राइट नहीं है, या हमारे किसी भी धर्म में या हमारी किसी भी कानून की किताब में कहीं पर भी ये नहीं लिखा, और ना ही हमारे संस्कारों में ये चीज सिखाई जाती है कि हमें अपने जूठे को किसी को खिलाना चाहिए। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो दोषी है, उस पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और उसको सजा भी मिलनी चाहिए। और अगर योगी सरकार इस तरह का कोई भी कानून लेकर आती है तो ये उसका बहुत ही सराहनीय कार्य है। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ में डेंगू मलेरिया का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 64 नए मरीज मिले हैं। जनवरी से अब तक डेंगू के 1312 मरीज मिले हैं। जनवरी से मलेरिया के 454 मरीज मिले हैं। तो लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। लखनऊ में डेंगू मलेरिया का जो कहर है जारी है। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। बागपत में रोटियों में थूक लगाकर बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने किया है काबू। ढाबा संचालक को नोटिस जारी। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कारणों का पता लगाने में जुटी है पुलिस। कानपुर देहात में नग्न अवस्था में नाबालिग का शव मिलने से मचा हड़कंप। 10 अक्टूबर को घर से लापता हुई थी नाबालिग। पुलिस ने परिजनों पर लगाए लापरवाही के आरोप।
गोरखपुर में राजकीय दृष्टि बाधित विद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने डीएम कार्यालय पर किया है हंगामा। चहेते टीचरों का ट्रांसफर होने से है खफा। चंदौली में 2 समुदायों में मारपीट के दौरान युवक की मौत से पुलिस अलर्ट। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। बदायूं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह ने खेल प्रतियोगिता का किया है शुभारंभ। 8 जनपदों की टीम हुई शामिल। खेल नियमों को लेकर खिलाड़ियों को दिलाई गई शपथ। फतेहपुर में बकरी चोर गैंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों के पास से बोलेरो, तमंचा, कारतूस बरामद। चंदौली में पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। वाहन चेकिंग के दौरान 210 किलो अवैध गांजा बरामद। 2 तस्करों को किया है काबू। कासगंज में फर्नीचर की दुकान में मिला है वृद्ध का शव। चाकुओं से गोदकर की गई है वृद्ध की हत्या। जमीनी विवाद के चलते दिया गया घटना को अंजाम। मुजफ्फरनगर में दुष्कर्म पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। बोली थाने में शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। हमीरपुर में बंद मकान में मिली है लाश। पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने किया है काबू। मथुरा के 9 झील इलाके में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। 8 वर्षीय मयंक को न्याय दिलाने के लिए दे रहे थे धरना। हाई टेंशन लाइन को चपेट में आने से मौत। सहारनपुर में लकड़ी के सामान से भरा ट्रक विद्युत तारों से टकराया। करंट की चपेट में आकर ट्रक परिचालक की मौत। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। महोबा में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव का कराया है पोस्टमार्टम। रामपुर में पूर्व सांसद व फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को अदालत से राहत। आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने किया बरी। जया प्रदा ने न्यायालय का किया है धन्यवाद। लखनऊ में प्रियंका गांधी पर टिप्पणी से नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ता। एनएसयूआई के छात्र ने हजरतगंज में किया है प्रदर्शन। पुलिस ने हिरासत में लिए कई छात्रों। फतेहपुर में खेत में जुताई करते वक्त रोटावीटर की चपेट में आने से किसान की मौत। परिजनों मचा कोहराम। पुलिस ने शव का कराया है पोस्टमार्टम। मथुरा में बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया है गिरफ्तार। जिंदा कारतूस पिस्टल बरामद। फर्रुखाबाद में बुद्ध महोत्सव में श्रीलंका, चीन, म्यांमार, इंडोनेशिया से आए बौद्ध धर्म अनुयायियों ने की है पूजा अर्चना। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीआई ने की है निरीक्षण। बदायूं में अज्ञात चोरों ने की है लाखों की चोरी। सोने चांदी की जेवरात समेत लाखों का उड़ाया माल। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। मैनपुरी में इनोवा कार रोलर से टकराई। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। फतेहपुर में अंतर जनपदीय 2 शातिर मोटरसाइकिल चोरों को पुलिस ने किया है काबू। कब्जे से चोरी की 6 मोटरसाइकिल, 1 अवैध तमंचा और 1 जिंदा कारतूस बरामद। बाराबंकी में योगी सरकार में हो रहे एनकाउंटर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का निशाना। बुलेट सरकार बनने पर कराएंगे सभी एनकाउंटरों की जांच पड़ताल। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में बाइक से 6 वर्षीय नाबालिग को लगा है धक्का। बालक के परिजनों ने व्यक्ति की जमकर की पिटाई। पुलिस ने हिरासत में लिया आरोपी को। अलीगढ़ में धर्म समाज महाविद्यालय में छात्रों का परीक्षा समिति के खिलाफ धरना प्रदर्शन। नाराजगी जताते हुए फूंका है पुतला। मुजफ्फरनगर में ससुराल जनों ने दामाद को दी है तालिबानी सजा। जंजीरों से बांधकर पहनाई जंजीरों की माला। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। फतेहपुर में जमीन विवाद में 2 भाइयों ने मिलकर भाई और उसकी पत्नी को उतारा मौत के घाट। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।